चलिए आज हम टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है, एनसीईआरटी ने टॉपिक का नाम लिखा है वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, या हम बोलेंगे प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या क्या कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास एकमात्र आंसर आता है। क्या आंसर आता है? आंसर ये आता है इसका कि अपने पास जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को हमने स्टडी किया था। कहाँ पर स्टडी किया था? याद करो, हम पढ़ चुके होंगे सेल के अंदर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यस और नो? और सेल में हमने क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से स्टडी किया और क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम एनसीईआरटी ने यहाँ भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, जिसको हमने स्टडी करना बहुत जरूरी है, जिसको हम कुछ इस तरीके से देखेंगे। एक्चुअल में आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। सेल के पास केवल दो ही ऑर्गेनल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बाकी तो कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। हाँ, कुछ कैसे होते हैं जिन पर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, जैसे राइबोसोम। अभी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है इसके पास में क्या होता है बेटा, अपना खुद का एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होने के साथ साथ इसके पास अगर हम देखें तो इसके पास में यहां पर ग्रेनल्स होते हैं जो इस तरीके से, सॉरी थैलेकॉइड्स होते हैं जो इस तरीके से अरेंज रहते हैं, और अरेंज रह करके क्या बना देंगे? ये बना देंगे ग्रेनम। एक ग्रेनम ये मानो, दूसरा ग्रेनम ये मानो। इन दोनों को जोड़ने वाला कोई होगा। इन दोनों को जो जोड़ने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिडल लेमिला कहते हैं। बोलो हाँ या ना? अगर आपको समझ आ रहा होगा तो समझिएगा ध्यान से कि इन दोनों को जोड़ने वाला एक पट्टी जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? मिडल लेमिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल लेमिला। अब ध्यान से आप सुनिएगा, ये स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो गई है, लेकिन इसके अंदर एक आपको यहां पर इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, जिसको बेसिकली हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? हम भी और एनसीईआरटी कहती है इसको स्टार्च ग्रेन्यूल। यस और नो? और यहीं पर अगर हम देखें इसके अंदर तो हमारे पास कुछ दिखाई देंगे। क्या इसके अंदर दिखाई देंगे बेटा? हमें कुछ आरएनए और डीएनए। डीएनए तो ये खुद रहा, और आरएनए के भी, इसके पास आरएनए भी अपने पास प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके पास खुद के क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। अगर हम बात करें इनकी राइबोसोम्स की तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके पास खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स और खुद के आरएनए होते हैं। जब सारा इसके पास अपना एक ऐसा सिस्टम है कि ये खुद सस्टेन कर सके, तो इसीलिए इस ऑर्गेनल को ऑटोनोमस ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं। इस ऑर्गेनल को ऑटोनोमस ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा तुम्हें इसमें क्या दिखाई देंगे? इसमें छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी। किसकी? जिसको इन्होंने कहा कि ऑयल ड्रॉपलेट्स है। हाँ है ना? चलिए अब इसके ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, कुछ और भी इसके अंदर बनाएंगे। अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे सिंपली आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और ये कैसी मेम्ब्रेन है? ये होती है अपने पास इनर मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन होगी? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसको हमने लिखा था कि ये सर्कुलर डीएनए है। एनसीईआरटी लिखती है सिंगल सर्कुलर, बट याद रखना बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सिंगल का मतलब सिंगल सर्कल है, ना कि सिंगल स्टैंडर्ड।
तो सिंगल सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इस डीएनए की खास बात यह है, इस डीएनए की खास बात यह है कि ये रिच होता है किसमें बेटा, रिच इन सीजी। सीजी बोले तो छत्तीसगढ़, नहीं नहीं, सीजी बोले तो साइटोसिन और ग्वानिन, इसके अंदर एज कंपेरेटिवली क्या बेटा, एज कंपेरेटिव टू थायमिडीन और थायमिन और एडेनिन, थायमिन और एडेनिन के कंपैरिजन में कौन बेटा, साइटोसिन और ग्वानिन ज्यादा होता है। अब इसके अलावा ये नेमिंग जो हमने की है, यहां पे भी हम लोग बता देते हैं कि इनको क्या कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम हम दो तरीके से पढ़ते हैं, कौन कौन सा, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो याद रखना, हमेशा ये याद रखना कि किसी ऑर्गेनल के अंदर अगर राइबोसोम है तो हमेशा क्या होगा, 70S राइबोसोम। ऑर्गेनल के अंदर 70S होगा, और अगर यूकेरियोटिक के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है तो हमेशा 80S होगा, कंफर्म। चलिए, अब इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, इसको हम लोगों ने यहां पर नेम नहीं लिखा है, इसको बोलेंगे स्टार्च ग्रेन्यूल। स्टार्च ग्रेन्यूल याद रखना बच्चों, स्टार्च का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। स्टार्च का फॉर्मेशन कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, ये बात याद रखना। जबकि सुक्रोज का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता है, नॉर्मल, ये बात याद रखिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इनका भी नाम दे देते हैं, इनको हम बोलेंगे ऑयल ड्रॉपलेट्स। ड्रॉप क्यों नहीं बोला, ड्रॉपलेट्स क्यों बोला, क्योंकि ऑयल के जो ड्रॉप होते हैं उसके भी छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर फैले रहते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो अपने पास ये स्ट्रक्चर से सिक्के जैसी, इनको नाम देते हैं थाइलाकॉइड। इनको क्या नाम देंगे, थाइलाकॉइड। एक सिंगल को थाइलाकॉइड बोलेंगे, और ये जो ढेर पूरा लगा है इसको हम लोग बोलेंगे, सिंगल अगर है तो ग्रेनम, और ये एक ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम, तो कलेक्टिवली क्या बोले, याद रखना, इसका सिंगुलर ये अगर क्या है, ग्रेनम है, तो इसका प्लूरल ग्रेना होगा। क्या होगा, ग्रेना। इसका सिंगुलर अगर ग्रेनम है तो उसका प्लूरल ग्रेना होगा। मतलब हम इसको 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 तीनों को मिला के क्या बोल सकते हैं, ग्रेना, सिंपल। अब ध्यान दीजिए, इस ग्रेना में जो थाइलाकॉइड दिख रही है, ये थाइलाकॉइड एक मेम्ब्रेन की घिरी हुई स्ट्रक्चर, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। कैसी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन की ही बनी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर के अंदर वाले पार्ट को ल्यूमन बोलेंगे, और बाहर वाला पार्ट जो है, ये जो पूरा इसके अंदर जिसके अंदर ये पड़ा है, इसका जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैं इसको सिंपली यहां से इंडिकेट कर देता हूं, इसको नाम बोलेंगे स्ट्रोमा। सिंपल, मतलब ये हुआ क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये जो थाइलाकॉइड है, क्योंकि ये थाइलाकॉइड कैसी है, ग्रेना की थाइलाकॉइड है। एक ग्रेना को, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने के लिए एक पट्टी लाइक स्ट्रक्चर बनी रहती है, जो कि स्ट्रोमा में ऐसे फैले रहती है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रोमल लैमिला। क्या नाम होगा इसका, स्ट्रोमल लैमिला। लैमिला का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर, बोले तो पट्टी जैसी संरचना। तो ये जो स्ट्रोमल लैमिला है, ये एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ता है। अब ये सारी बातें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कहां पे, सेल के अंदर। तो इसमें क्या नया है, सिंपल, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके अंदर क्या नया होगा, हम इसमें पढ़ने वाले, हमने एक चीज पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ी थी, फोटो सिस्टम, पीएस, याद है, दो टाइप के फोटो सिस्टम थे, PS1 और PS2। अब जो इसके अंदर PS है, जो इसके अंदर PS है, उसमें हम देखेंगे कौन सा फोटो सिस्टम कहां प्रेजेंट रहता है, कौन सा फोटो सिस्टम
कहां प्रेजेंट रहता है। याद रखना फोटो सिस्टम जो होता है वो थैलाकॉइड के, चाहे अपने पास स्ट्रोमल थैलाकॉइड हो, इसका दूसरा नाम स्ट्रोमल थैलाकॉइड भी हम लोग बोल सकते हैं, इसे कई नाम होते हैं, फ्रेट चैनल भी इनको बोलते हैं। तो यहां पर ये अपने पास जो स्ट्रोमल थैलाकॉइड है या फिर थैलाकॉइड है, इसके जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर की साइड पे अपने पास फोटो सिस्टम होते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। मैं सिंपली लिख देता हूं, ये मैंने क्या बोला था, राइट साइड में हमेशा नंबर 1, तो यहां पर क्या लिख देंगे, फोटो सिस्टम 1 और यहां पर फोटो सिस्टम 2। याद करो जब हमने फोटो सिस्टम पढ़ा था उसी के नीचे वहीं पर लिखा था कि फोटो सिस्टम 1 और 2 बोथ आर प्रेजेंट ऑन द थैलाकॉइड, या हमने क्या लिखा था कि फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट ऑन थैलाकॉइड और स्ट्रोमल लैमेला बोथ, ये सुनो दोनों पर प्रेजेंट रहता है। बट यहां पर ध्यान दीजिएगा कि थैलाकॉइड पे ये दोनों प्रेजेंट है, बट याद रखना स्ट्रोमल लैमेला पर केवल और केवल कौन होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं मिलेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा केवल। तो इसके ऊपर ये यहां पर इसी तरीके से अरेंज रहेंगे, सबके ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि किसी एक के ऊपर रहेगा। बात समझेगी नहीं समझे। अब ये जो फोटो सिस्टम हम लोगों ने पढ़े हैं, इसको आगे जाके हम लाइट रिएक्शन के अंदर देखने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। होगा क्या, इस स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा तो अगर हम बात करें किसकी, कि क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास में है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बेसिकली देखे जाए तो बेटा 2 पार्ट्स हो जाते हैं। कितने पार्ट्स हो जाते हैं, 2। एक पार्ट कौन सा होगा, एक पार्ट होगा ग्रैनल, दूसरा पार्ट एक ग्रैनल या फिर हम बोल देंगे सिंपली स्ट्रोमा। ठीक है, ये जो ग्रैनल पार्ट है ये स्ट्रोमा है। ग्रेना के पास थैलाकॉइड प्रेजेंट रहेगी, इसका मतलब इसके अंदर जो चलने वाली रिएक्शन है वो मोस्ट ऑफ द केस में हमारे पास में क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी। और लाइट रिएक्शन को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लाइट रिएक्शन के अलावा अपने पास एक और बात याद रखना, यहाँ पर बेटा ये H2O का को स्प्लिट करेंगे, H2O को स्प्लिटिंग करेंगे, यस और नो। वहीं पर इसी के थ्रू क्या होगा, NADH और ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH। कौन बेटा, NADPH2 प्लस अपने पास क्या ATP का फॉर्मेशन होगा, हाँ है ना। इस चीज को ध्यान से आप समझिएगा, ये यहां से अलग है। वहीं पर एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस कहां होगी, अरे बाप रे, एंजाइमेटिक रिएक्शन कहां प्रेजेंट होगी, स्ट्रोमा में। इसके अलावा इसमें कौन सी रिएक्शन चलेगी, डार्क रिएक्शन चलेगी। और डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको पता ही है क्या होगा, अपने पास प्रोडक्ट होगा कार्बोहाइड्रेट। अब सर आपने ग्लूकोज क्यों नहीं लिखा, बेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज बनता है। एनसीईआरटी ने बार बार लिखा है कि ग्लूकोज अपने पास जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, यस नो। तो सिंपली हमने क्या लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा इसमें मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, डार्क रिएक्शन चलेगी, कार्बोहाइड्रेट चलेगी। और इसी डार्क रिएक्शन में याद है ना, इसी डार्क रिएक्शन में कौन चलेगा, कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल परफॉर्म इन स्ट्रोमा, किसमें प्रेजेंट रहेगा, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन ग्रेना के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ग्रेना के थैलाकॉइड के ऊपर चलेगा। सिंपल, ये अपनी बातें हो गई किसकी, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, जो टॉपिक है। इसके अलावा इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें एक नया टॉपिक आता है, और एक नया टॉपिक हमारे पास आता है। उस टॉपिक का नाम है क्या, टॉपिक का नाम है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कैसे चलेगी, उसका ईटीएस कैसे चलेगा, वो पूरा हम देखने वाले हैं यहां पे। लाइट रिएक्शन या ईटीएस कैसे चलेगा उसको हम देखेंगे।
अब ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, लाइट रिएक्शन की, अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन में हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक्चुअल में लाइट रिएक्शन में होता क्या है, अपने पास H2O होता है और साथ में कोई एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन को कैरी कर सके। मानो कि अपने पास कौन है, NADP+ है, तो जो अपने पास H2 और NADP+ है, इन दोनों में क्या होगी, रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब लाइट की रिक्वायरमेंट जरूरी है और लाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो यहां पर क्या बनेगी, दो चीजें बनेगी बेटा, NADPH2 का फॉर्मेशन होगा और साथ में O2 का फॉर्मेशन होगा, यस और नो। तो इसको 2H2O ले लेते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अपने पास एक्चुअल में लाइट रिएक्शन है। अब ये होते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं एटीएस के अंदर कि ये परफॉर्म कैसे होती है। जब हम एटीएस के अंदर देखते हैं तो एटीएस में मैं एक थायराकोइड यहां पर बना लेता हूं। मानो कि ये, इसको मैं लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। कहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ईटीएस। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या ईटीएस को इन्होंने दो टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। पहले हम नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे, देन हम साइक्लिक पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन? और यहां पर भी क्या लिखना चाहिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या लिखना चाहिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ध्यान दीजिए, ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, यहां पर दो वर्ड आते हैं, फोटो और फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? हम पहले ही जानते हैं, लाइट। और फॉस्फोराइलेशन क्या है? हम बोलेंगे एडिशन ऑफ फॉस्फेट और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। बात समझे? सर हम तो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो एटीपी बना क्यों रहे हो, देखना भी कैसे बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम पढ़ने वाले हैं। और यहां पर मैं एक थायलाकोइड बना लेता हूं। मानो कि ये अपने पास में थायलाकोइड है और ये थायलाकोइड के अंदर वाला पार्ट क्या बोला था भाई, थायलाकोइड के अंदर वाला पार्ट को हमने एक नाम दिया था ना, ल्यूमेन। हाँ है ना। यहां पर अपने पास F1 F0 पार्टिकल लगा रहता है, जिसको F0 और F1 करके नाम दे सकते हो। ये F0 होता है और ये F1 होता है, क्योंकि ये जो F0 और F1 है, ये जो F0 और F1 है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, इसलिए इसका नाम CF1 और CF0 हो जाएगा। बाकी वही ऑक्सीजोम है जो हम लोग कहां पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसके पास फोटो सिस्टम 1 होगा, ऐसी बात है क्या? नहीं, फोटो सिस्टम 1 हमेशा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में किसको लगा लो, फोटो सिस्टम 2 को। किसको? ये फोटो सिस्टम 2 होगा। फोटो सिस्टम 2 के जस्ट अंदर के साइड में ही, यहीं पर अपने पास एक होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। और ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो OEC लिख देता हूं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। किसके पास रहता है? याद रखना, फोटो सिस्टम 2 के पास। ये फोटो सिस्टम 1 के पास नहीं होता, 2 के पास होता है। सिंपल बताया था ना, बड़ा भैया छोटा भैया।
बड़ा भैया 70 साल का, छोटा भैया 68, यस और नो? ये 70 और ये 68। इसके पास में कोई भी वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। यही कारण है कि ये किसको इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ती है कि तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? फोटो सिस्टम 1 से जाएगा। अब इसके अलावा क्या याद रखना पड़ेगा? ये याद करना पड़ेगा कि फोटो सिस्टम 1 का जो कैपेसिटी थी, कैसी कैपेसिटी, सॉरी, फोटो सिस्टम 1 जो था वो एक्टिवेट होगा किस पर? 400 से लेकर के 680 nm की लाइट पर। कौन? फोटो सिस्टम सेकंड। और फोटो सिस्टम 1 की अगर बात करें तो ये 400 मिनिमम दोनों का रहेगा, लिखना जरूरी नहीं, ये 700 nm। मतलब क्या होगा? अगर मैं 680 की लाइट दूं तो ये भी एक्टिव हो जाएगा और ये भी एक्टिव, दोनों एक्टिव हो जाएंगे। तो मानो कि यहां पर आने वाली जो लाइट है, सन से आने वाली जो लाइट है अपने पास में, ये लाइट आ रही है और लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? 680 nm। तो यहां पर भी जो लाइट आएगी वो भी कैसी होगी? 680 nm। हाँ है ना? ये भी लाइट कितनी होगी? 680 nm की। ये भी लाइट 680, ये भी लाइट 680, मतलब दोनों एक्टिव हो जाएंगे। अब सबसे पहले इसको समझो कि अपने पास जब इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास लाइट आएगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? एमिट कर देगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एमिट किया तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बैठा है FeS, आयरन सल्फेट प्रोटीन। और FeS क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको? फेरोडेक्सिन को। इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? FeS ने फेरोडेक्सिन को दे दिया। FeS ने फेरोडेक्सिन को दे दिया। फेरोडेक्सिन क्या करेगा? यहां पर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं FANR, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखो, अब इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास यहां पर गया तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर NADP+ बैठ रहा है। और इस एनवायरमेंट में, क्योंकि ये क्या है? ये तो स्ट्रोमा है, ये तो स्ट्रोमा है, अंदर वाला पार्ट लेवन तो बाहर वाला पार्ट स्ट्रोमा होगा। NADP+ को कन्वर्ट कर देगा किसमें? NADPH+H लिखा रहता है, उसको NADPH2 लिख देता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को देकर के इसने किसके साथ में, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप करवा दिया इसका। बोलो हाँ है ना? और जब ये हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप कराएगा तो क्या बना देगा? NADPH2। ये तो बात होगी PS1 की। अरे भैया, जब PS1 680 पर एक्टिव है तो PS2 भी तो एक्टिव होगा। और सिंपल एक बात समझो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन एमिट करके अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया NADPH फॉर्म करने में। देखो इलेक्ट्रॉन यूज हो गया क्या? वहीं पर इसमें दिमाग लगाओ कि इसके पास जब इलेक्ट्रॉन जो था वो उसने यूज कर लिया तो अब तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन देता कौन है? ये सुनिएगा, फिर इसको एक बार और करेंगे। इलेक्ट्रॉन ये देता है, इसके पास भी 680 की क्या आएगी बेटा? 680 nm की लाइट आई। और लाइट आते ही इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? एमिट कर दिया। इसका इलेक्ट्रॉन चलो अलग दिखा देते हैं। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया। इलेक्ट्रॉन एमिट किया, मैं इसको ऊपर दिखा रहा हूं। ये पूरा प्रोसेस बेसिकली कहां होता है? इस मेम्ब्रेन पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर उड़ जाता है स्ट्रोमा में, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बैठा है फियोफाइटिन, है ना? ये जो फियोफाइटिन है अपने पास में, फियोफाइटिन क्या करेगा? फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको? प्लास्टोक्विनोन को। और ये जो फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन को देगा इलेक्ट्रॉन, जिसको कहते हैं बेटा PQ। अब ये प्लास्टोक्विनोन को जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन? फियोफाइटिन। देखो याद रखना कि फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास में जो एमिट हुआ था, कहां पर? एक्साइटेड स्टेट में। अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे इसकी एनर्जी डाउन होती जा रही है
जिसको हम रेडक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेटा क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे जैसे इसकी एनर्जी डाउन होती जा रही है वैसे वैसे ये एक से दूसरे पर ट्रांसफर होते जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। ये कैसा प्रोसेस है, अपहिल प्रोसेस। अपहिल प्रोसेस कब कहते हैं बेटा, अपहिल प्रोसेस तब कहते हैं जब अपने पास में इलेक्ट्रॉन कहां जाए, ऊपर जाए, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को लेकर के। यस और एनर्जी कहां से मिली, एनर्जी लाइट से मिली। लाइट में क्या है, लाइट में है फोटोन। कितने फोटोन, याद रखना एक बार में 4 फोटोन हम काउंट करेंगे। यहां से जो फियोफाइटिन नीचे गया, सॉरी फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के पास आएगा। प्लास्टोक्विनोन जो होता है ये क्या काम करता है, ये बाहर से हाइड्रोजन को उठा करके नीचे ट्रांसपोर्ट कर देता है। मतलब ये प्रोटॉन उठाया इसने और उस प्रोटॉन को यहां ट्रांसफर कर दिया। मान लो कि 2 प्रोटॉन उठाए और 2 ट्रांसफर कर दिए। देखना एक ध्यान से, एक मिनट मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, यहां गड़बड़ हो जाएगी। तो कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन उठाएगा और 2 प्रोटॉन अंदर डाल देगा। कहां पे, स्ट्रोमा से उठाए ल्यूमेन में डाल दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये प्लास्टोक्विनोन थोड़ा सा पास में जाता है किसके, यहां पर प्रेजेंट रहता है साइटोक्रोम B6। कौन प्रेजेंट रहता है, साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया साइटोक्रोम B6 को, तो इसी के जस्ट पास में रहता है साइटोक्रोम B6। तो यहां पर है साइटोक्रोम F। कौन रहता है, साइटोक्रोम F, जिसको हम पढ़ते हैं साइटोक्रोम B6F। लेकिन देखा जाए तो बीच में कोमा लगा के तो अलग अलग है। तो ये इलेक्ट्रॉन एकदम इसी के पास चला जाता है, फटाक से ट्रांसफर हो जाता है। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो इलेक्ट्रॉन सीधा किसके पास जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, अरे देखो PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया था तो PS2 ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखो यहां पे ध्यान से, बड़े भाई की हेल्प छोटा भाई कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर के कहां चला गया, PS2 के, PS1 के पास। कहां से, PS2 से। अरे PS2 के पास ऐसे क्या खान है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो PS2 के पास जो खान है बेटा, ध्यान दीजिए, यहां पर एक्चुअल में पानी आ जाता है और इस वाटर को तोड़ने के लिए हमने लिखा है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये वाटर को तोड़ देता है और क्या बना देगा, क्या बना देगा, हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिलीज, सबसे पहला प्रोसेस। और इलेक्ट्रॉन जो बने, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कौन ले लेगा, PS1। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कौन ले लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन PS1 ले लेता है। बोलो हाँ है ना। अगर यहां तक बात समझ आ रही है तो तुम्हें ये भी बात समझ आ गई, अगर इसको अपहिल प्रोसेस कह रहे हैं तो ये भी कैसी प्रोसेस होगी, अपहिल प्रोसेस होगी। बोलो हाँ है ना। और ये कैसी प्रोसेस है, ये बेटा डाउनहिल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये अपने पास में डाउनहिल प्रोसेस। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये जो पूरा प्रोसेस चला, ध्यान से अगर तुम देखोगे, PS2 से इलेक्ट्रॉन चला, फिर डाउनहिल चला, फिर कहां चला गया, PS1 के पास चला गया, फिर अपहिल गया। यस और यहीं पर इसने लगभग क्या बना दिया बेटा, NADPH2 बना दिया। तो अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो देखा जाए तो ये तो Z बन गया जी, और इसीलिए इसको बेटा क्या कहते हैं, Z स्कीम कहते हैं। इसीलिए इसको Z स्कीम। देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अरे सर अब तक तो क्या नहीं बना, अब तक कोई ATP बना ही नहीं। तो आपने कैसे कहा, हमने ऐसे कहा बेटा, ये 2 हाइड्रोजन यहां से आ गए, कुछ हाइड्रोजन यहां बन गए, बाहर वाले हाइड्रोजन जो थे वो हमारे पास किस में यूज हो गए बेटा, NADPH2 बनाने में। मतलब क्या हुआ, अंदर हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, बाहर हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा। देखो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया क्या, जिसकी वजह से यहां पर से क्या होगा बेटा, जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है, सॉरी मैं बार बार हाइड्रोजन बोल रहा हूं, जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहां से ट्रांसफर होकर और बाहर निकलेंगे
और बाहर निकले, क्योंकि प्रेशर बन गया ना। इसी को हम कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये हर जगह काम करते हैं। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से, जब ये प्रोटॉन यहाँ से पार होगा तो यहाँ पर ये जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है, ये क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। किससे, एडीपी प्लस पीआई से। सिंपल समझ आ रहा है, हाँ है ना। इसीलिए क्योंकि लाइट की हेल्प से ये एटीपी फॉर्म हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या यहां तक समझ आया? अब बात करते हैं किसकी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। किसकी बात करते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ध्यान दीजिए, दूसरा इसी के अंदर वाला टॉपिक आता है, सॉरी ये नॉन साइक्लिक था, ये साइक्लिक वाला, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखो दो कंडीशन में ऐसा होगा। पहली कंडीशन, मानो कि लाइट इंटेंसिटी 700 nm आ जाए, तो इससे तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसका तो लैम्डा मैक्सिमम ही कितना है बेटा, ये किस पर जो काम करेगा वो तो 680 है। तो 680 से ज्यादा अगर हो गया तो ये तो काम नहीं करेगा, केवल ये काम करेगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि लाइट की जो वेवलेंथ है, या हम बोलेंगे हाई लाइट इंटेंसिटी आ जाए, लाइट हाई आ जाएगी तो भी ऐसा हो जाएगा, बोला हाँ है ना। कितना है ना, 700 nm, या 680 से ज्यादा वाली, मोर देन क्या लिख सकते हो, और मोर देन, जरूरी नहीं कि 700 आए, मोर देन 680 nm, यस और नो। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन है नॉन साइक्लिक की, दूसरी जो कंडीशन, सॉरी साइक्लिक की कंडीशन, वो ये है कि मानो कि कहीं पर केवल PS1 प्रेजेंट हो, और याद करो PS1 अकेला कहां प्रेजेंट रहता है, स्ट्रोमल लेमिला पर। कहां पर प्रेजेंट रहता है, स्ट्रोमल लेमिला पर। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन, ये सिंपल ही लिख देते हैं, ओनली PS1 is present on membrane of, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रोमल लेमिला। लेमिला का मतलब बताया था पट्टी होती है। अब इन दोनों कंडीशन में कौन सी चलेगी बेटा, साइक्लिक। कौन सी चलेगी, साइक्लिक। एक बात बताओ, बड़ा भाई है, थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा, होशियार तो होगा, तो ये क्या करेगा, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन NADPH2 बनाने में यूज करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन, क्योंकि छोटे भाई का तो काम बंद पड़ा है। कौन सा काम, वाटर को तोड़ने का काम, और वाटर के तोड़ने से हाइड्रोजन रिलीज, सॉरी ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये याद रखिएगा। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, और यही कारण कि प्लांट इतना ज्यादा वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ताकि उसको वाटर की कमी ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन, मैक्सिमम हमारे पास में इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन, वाटर है ना। उसको यूज करते वो अलग बात है। तो यहां पर हम जब साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक में ध्यान से आप सुनिएगा, साइक्लिक में क्या होगा, ये है जी हमारे पास PS1। मानो कि ये स्ट्रोमल लेमिला की मेम्ब्रेन पर कौन बैठा है, PS1 है। स्ट्रोमल लेमिला की मेम्ब्रेन पर कौन बैठा है, यहां पर ये PS1 है। या थैलाकोन, यहां पर जो लाइट आ रही है वो 680 से ज्यादा आ गई, दोनों कंडीशन हो गई, हाँ या ना। देखिए ये अपने पास PS1 और लाइट आ गई कितनी, लाइट कितनी आ गई है, दिखाई दे रहा होगा कि नहीं ये भी नहीं पता। लाइट कितनी आ गई, 700 nm। पार याद है ना, मिनिमम 400, मैक्सिमम 700।
इतनी लाइट आई है। लाइट आते ही ये भाई साहब क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला याद रखना हमेशा किसका, PS1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, PS1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बेटा, FeS। PS1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FeS आयरन सल्फेट। और PS2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन, है ना, कौन है, फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन है, इसका किसका, PS2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये कौन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये कौन है, ये PS1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यस और नो। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में ये भाई साहब किसको दे देंगे, FeD को, फेरोडेक्सिन को। फेरोडेक्सिन भाई साहब किसको देंगे, फेरोडेक्सिन दे देगा बेटा साइटोक्रोम B6 को। किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6 को। अब साइटोक्रोम B6 किसको देगा, साइटोक्रोम B6 दे देगा प्लास्टोक्विनोन को। देखो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चलता है, ये इलेक्ट्रॉन FD के पास गया, FD से B6 के पास गया, B6 से PQ के पास गया, एंड देन F के पास आएगा। ये बात याद रखना, देन किसके पास आएगा, साइटोक्रोम F के पास। इसीलिए मैंने बताया था, क्या बताया था वहां पे भी अलग अलग, कि B6 साइटोक्रोम B6 अलग है और साइटोक्रोम F अलग है। तो साइटोक्रोम B6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया प्लास्टोक्विनोन के पास। और प्लास्टोक्विनोन को तो काम पता है, हाइड्रोजन उठाएगा अंदर डाल देगा, हाइड्रोजन उठाएगा अंदर, हाइड्रोजन सॉरी प्रोटॉन उठाएगा अंदर डाल देगा, प्रोटॉन उठाएगा अंदर डाल देगा। और ये प्रोटॉन उठाएगा, ये भी ऐसे ही काम करेगा बेटा, ये प्रोटॉन उठाएगा भाई साहब और अंदर डाल देगा प्रोटॉन। बोलो हाँ है ना। मैं यहां पर प्रोसेस बता रहा हूं सिंगल, लेकिन बेसिकली ये काम वही करता है। ये प्रोटॉन उठाएगा और यहां पे डाल देगा। अब यहां से आगे क्या होगा, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, PC के पास, और PC इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा किसको, अपना जिसका इलेक्ट्रॉन था ना उसके पास वापस चला गया, किसके पास, PS के पास। इसे कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। क्यों बोला, क्योंकि बेटा प्रोटॉन तो आ गए ना, और ये प्रोटॉन जब यहां से पार होंगे, कौन से प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जब यहां से पार होंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा ATP, किससे, ADP से, है ना, ADP प्लस PI से। इसी को तो क्या कहते हैं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है या आपको ये पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों की ऐसे ही हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।